नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। यूज नंबर 1, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान के अस्थायी कार्यों का बोध कराने के लिए किया जाता है। अस्थायी कार्य मतलब फिक्स्ड एक्शंस। वैसे काम जो अस्थायी रूप से होते होंगे उन्हें हम अस्थायी कार्य बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, हिज फादर वर्क्स इन अमेरिका, उसके पिताजी अमेरिका में काम करते हैं। ध्यान देना है, यहाँ पे सब्जेक्ट है हिज फादर और वर्क्स ये V5 है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई लव रोहिणी, मैं रोहिणी से प्रेम करता हूँ, ये भी एक अस्थायी कार्य है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस किए जाते हैं। यूज़ नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में आप देखेंगे इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए किया जाता है। यूनिवर्सल ट्रूथ कहने का मतलब है एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में होता था, आज भी होता है और फ्यूचर में भी होता रहेगा। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो ये एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में भी होता था और आज भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होता रहेगा। इस प्रकार के सेंटेंसेस को यदि आप किसी दूसरे टेंस में एक्सप्रेस करते हैं तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे सेम सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस किया गया है, द अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। हालांकि स्ट्रक्चर के अनुसार जब आप पढ़ेंगे तो ये करेक्ट लगेगा, बट ये इनकरेक्ट है क्योंकि रूल ही ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ को सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से ही एक्सप्रेस करना है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, अर्थात सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। यदि आप इसी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस करें तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे देखिए द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट, स्ट्रक्चर के अनुसार यदि आप देखें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, लेकिन इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना ही नहीं सकते हैं क्योंकि इससे यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो रहा है और ये जब भी यूज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होगा। नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 3, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान के आदतों का बोध कराने के लिए किया जाता है। वर्तमान की आदत क्या है? एक ऐसा काम जिसको आप हैबिट के रूप में करते हैं या फिर बार बार करते हैं या रोज़ करते हैं। तो इस प्रकार के कार्यों को व्यक्त करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई व्यक्ति है जो धूम्रपान करता है, यह उसका हैबिट है, इसलिए ऐसे एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। या फिर आपका कोई डेली रूटीन है, ध्यान रखिएगा वर्तमान की आदतों के साथ साथ आप डेली रूटीन को भी इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, डेली रूटीन जिसे आप प्रतिदिन अपने दिनचर्या के रूप में करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सुबह में 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ, आदि आदि। इस प्रकार के एक्शन जो आप एवरीडे करते हैं, अपने डेली रूटीन के रूप में करते हैं, इन सभी को सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से ही एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। मीना गेट्स अप बिफोर सनराइज़। देखेंगे मीना गेट्स अप बिफोर सनराइज़, इट मीन्स मीना जगती है सूर्योदय के पहले, अर्थात मीना सूर्योदय के पहले जगती है। यदि आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, मीना इज़ गेटिंग अप बिफोर सनराइज। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस कॉमन एरर में दिए जा सकते हैं। जिन सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या किसी दूसरे टेंस में कन्वर्ट करके कॉमन एरर के रूप में दिया जा सकता है। बट यहाँ मैंने एग्जाम्पल समझने के लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस को लिया है, बट कॉमन एरर के रूप में यदि आपके सामने कोई क्वेश्चन रखा जाता है तो वो थोड़ा लेंथी होता है, ताकि आपको पढ़ने में भी कॉम्प्लिकेटेड फील हो, या फिर उसे क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। आई टेक मेडिसिन डेली, मैं प्रतिदिन दवा लेता हूँ। ये भी आपका डेली रूटीन है या फिर हैबिट है, हैबिट के रूप में भी आप इसे करते हैं। यदि आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्सप्रेस करें तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। देखिए इसके लिए एक नोट है, ध्यान देना है। यदि आप कॉमन एरर के क्वेश्चन को डील कर रहे हैं तो एक बात ध्यान में रखें, ये जितने सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम आपको मैं बता रहा हूँ ये सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं। ये जितने सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं, यदि इनका प्रयोग किसी सेंटेंस में हो तो निश्चित रूप से सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होगा, ये ध्यान रखना है। देखिए ये सभी एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या हैं, नोट में देखेंगे। वर्तमान की आदतों का बोध कराने वाले वाक्यों में डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ,
एवरी ईयर, वंस अ डे। सबका मीनिंग बगल में दिया गया है ताकि आप इसे नोट डाउन कर सकें। वंस अ डे मीन्स दिन में एक बार, वंस अ वीक सप्ताह में एक बार, वंस अ मंथ महीने में एक बार, वंस अ ईयर वर्ष में एक बार, ऑलवेज हमेशा, सेल्डम शायद ही कभी अर्थात नहीं के बराबर। ध्यान देंगे कि सेल्डम एक निगेटिव वर्ड है और इसका प्रयोग निगेटिव सेंस में ही किया जाता है, नहीं के बराबर। उसके बाद नेवर है, हार्डली का भी मतलब होता है शायद ही कभी अर्थात नहीं के बराबर। स्कार्सली का भी मीनिंग होता है शायद ही कभी अर्थात नहीं के बराबर। रेयरली का मतलब होता है बिरले कभी। बिरले कभी मतलब आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, बिरले कभी मतलब कभी कभी अर्थात नहीं के बराबर, एकदम नहीं के बराबर। हैबिचुअली मीन्स होता है स्वाभाविक रूप से। यूजुअली का मतलब होता है सामान्य तौर पर। जनरली का भी मतलब होता है सामान्य तौर पर। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। ऑफन मीन्स प्रायः। रेगुलरली का मतलब होता है नियमित रूप से। ये लिस्ट में जितने सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं, इन सभी का प्रयोग निश्चित रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। यदि इनका प्रयोग किसी दूसरे टेंस में किया जाता है तो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राहुल हैज़ कम टू माई हाउस डेली। राहुल हैज़ कम टू माई हाउस डेली, ये किस स्ट्रक्चर पर आधारित है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस V3 पर आधारित है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया और लास्ट में डेली का प्रयोग किया गया है। तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि डेली का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। वैसे जब आप कॉमन एरर डील करेंगे, इस टाइप के सेंटेंसेस को डील करेंगे, तो आपको बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल करेक्ट है और बस केवल लास्ट में डेली ऐड कर दिया गया है। तो डेली का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। नेक्स्ट देखेंगे, ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट। रात में, वह यहाँ हमेशा रात में आता है। तो जैसे ही ऑलवेज का प्रयोग किया गया, इससे ये क्लियर होता है कि काम रात में ही होता है। ठीक है, तो ये आदत के रूप में होता है या फिर रूटीन के रूप में होता है, इसलिए ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, जो कि करेक्ट है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही है। दे ऑफन से सो, वे लोग प्रायः ऐसा कहते हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो करेक्ट है। वी सेल्डम गो टू द सिनेमा, हम लोग शायद ही कभी सिनेमा जाते हैं, अर्थात हम लोग नहीं के बराबर सिनेमा जाते हैं, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो करेक्ट है। तो ये सभी एक बार फिर से सुन लीजिए, इन सभी एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है। इन सबको आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट यूज़ है, इस टेंस का प्रयोग भविष्य के प्री प्लान्ड एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है। ये प्री प्लान्ड एक्शन क्या है? प्री प्लान्ड एक्शन का मतलब होता है पूर्व नियोजित। मतलब किसी काम को आप एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद या आने वाले समय में निश्चित रूप से करेंगे, उसे आप प्री प्लान्ड एक्शंस कहते हैं। तो प्री प्लान्ड एक्शंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, माई एग्जामिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 5 जुलाई, अर्थात मेरी परीक्षा 5 जुलाई को शुरू होगी। अब आप देखेंगे ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, स्टार्ट्स V5। तब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि इसका हिंदी मीनिंग तो ता है ती है में निकालते हैं, फिर ये फ्यूचर का बोध करा रहा है यहाँ। बिल्कुल ऐसा यदि आपके माइंड में चल रहा है तो मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे रूल में बताया गया कि फ्यूचर के प्री प्लान्ड एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप इस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो जब कोई काम आने वाले समय में होगा तो निश्चित रूप से आप उसे फ्यूचर में ही एक्सप्रेस करेंगे। तो हिंदी का जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर में तो होगा, लेकिन उसका इंग्लिश जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही एक्सप्रेस्ड होगा। फिर आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि इसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही, इसे सिंपल फ्यूचर टेंस के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टडी कर रहे हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरह का नियम है और इसे फॉलो करना है, तो हमें ये स्टडी करना होगा अभी। नेक्स्ट देखेंगे, वी स्टार्ट आवर जर्नी ऑन मंडे नेक्स्ट, अर्थात हम लोग अपनी यात्रा अगले सोमवार को प्रारंभ करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ध्यान देंगे आप। इस प्रकार के सेंटेंसेस को, चूँकि ये तो फ्यूचर का बोध करा रहे हैं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग होना चाहिए। सिंपल
फ्यूचर टेंस का। लेकिन आपको बता दें कि सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग काल्पनिक कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। काल्पनिक कार्य कहने का मतलब ये है कि वो काम फ्यूचर में हो भी सकता है या नहीं भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यदि ऐसे ही वाक्यों को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं तो इसे स्पष्ट हो जाता है कि काम फ्यूचर में निश्चित रूप से होगा। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, तो द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। ठीक है। यदि इसे आप सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो द पीएम विल कम हियर टुमारो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ये फिक्स्ड है और ये काल्पनिक है। इससे ये क्लियर होता है कि काम निश्चित रूप से होगा और इससे ये क्लियर होता है कि काम होगा भी और नहीं भी होगा। मतलब ये कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, ये फिक्स्ड है, और इस सेंटेंस के माध्यम से अगर आप एक्सप्रेस करते हैं तो ये फिक्स्ड नहीं है कि प्रधानमंत्री आएंगे ही। तो ऐसे फिक्स्ड प्लान को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल फ्यूचर नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री का आना, ये प्रधानमंत्री कोई कॉमन आदमी नहीं है कि वो अपनी इच्छा अनुसार आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, बल्कि उनके आने की जो योजना होती है वो पूरी फिक्स्ड होती है। किसी कारण 1% 2% ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आने का जो काम है वो कैंसिल कर दिया जाए, ऐसा भी होता है, लेकिन इसमें संभावनाएं अधिक रहती हैं और इससे काम के होने के निश्चितता का बोध होता है। इसलिए ऐसे कार्यों को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यूज में देखेंगे, हियर या देयर से शुरू होने वाले वाक्यों में भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, रोहन कम्स हियर, रोहन कम्स हियर अर्थात रोहन यहाँ आता है, लेकिन जैसे ही आप हियर को फर्स्ट में रखेंगे तो ऐसी अवस्था में कम्स बाहर रहेगा और उसके बाद राहुल आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने कभी ऐसा स्टडी नहीं किया कि V1 या V5 पहले हो और सब्जेक्ट बाद में हो। यदि इंट्रोगेटिव बनता भी है तो डू डज पहले आता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये इन्वर्जन का रूल होता है। इन्वर्जन एक चैप्टर है जो एडवर्ब में स्टडी करना होता है। अभी आप केवल हियर और देयर को लेकर समझ लीजिए। इन्वर्जन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये पूरे डिटेल में आपको बता दूंगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है, ये उल्टा फंक्शन करता है और इसका मीनिंग कैसे निकाला जाता है, ये सब कुछ डिटेल में आपको इन्वर्जन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी आपको स्टडी करना है, रोहन कम्स हियर, रोहन यहाँ आता है, हियर को आप पहले रखेंगे, हियर जैसे ही बाहर आएगा उसके बाद कम्स और उसके बाद सब्जेक्ट, और ध्यान देंगे लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। उसके बाद देखिए रोहिणी गोज देयर, रोहिणी गोज देयर, रोहिणी वहाँ जाती है। इसमें जब आप देयर को बाहर रखेंगे तो फिर मेन वर्ब रह जाएगा बाहर और उसके बाद सब्जेक्ट रोहिणी, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क। ध्यान देंगे यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करना है और मीनिंग में कोई अंतर नहीं होगा। रोहिणी गोज देयर, रोहन कम्स हियर, इसका जो मीनिंग होगा ठीक वही मीनिंग हियर कम्स रोहन और देयर गोज रोहिणी का भी होगा। देखिए ऐसे सेंटेंसेस में इन्वर्जन का प्रयोग तभी किया जाता है जब सब्जेक्ट के रूप में किसी नाउन का प्रयोग हो। ध्यान देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में नाउन का प्रयोग किया गया है। यदि ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के रूप में किसी पर्सनल प्रोनाउन समझते हैं, देखिए ये सभी पर्सनल प्रोनाउन की लिस्ट हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। तो यदि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हो तो फिर इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा, मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में ही होगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ही कम्स हियर, राइट, सब्जेक्ट के रूप में पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। जब आप हियर पहले रखेंगे
तो आपको मेन वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखना होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ही का प्रयोग किया गया है, जो एक पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है ये? पर्सनल प्रोनाउन है। तो सेंटेंस बनेगा हियर ही कम्स, ठीक है, और इसका मीनिंग ही कम्स हियर ही होगा, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देख रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस कॉमन एरर में, इस प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं वो कॉमन एरर में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से स्टडी कर लेना है ताकि क्वेश्चन जब भी इस प्रकार के सामने आए तो कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। फिर देखेंगे नेक्स्ट यूज है जब किसी सेंटेंस में फ्यूचर के दो घटनाओं की चर्चा की जाए। मान लीजिए कि सेंटेंस एक ही है और उसमें फ्यूचर के दो घटनाओं की चर्चा की जा रही है, तो शर्त वाली घटना को, ध्यान दीजिएगा, शर्त वाली घटना को सिंपल प्रेजेंट टेंस में, मतलब उन दोनों में से जिस काम से शर्त का बोध हो रहा होगा उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और परिणाम वाली घटना को सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। ध्यान देंगे, जिस काम से परिणाम का बोध हो रहा होगा उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस करेंगे। ध्यान देना है, एक ही सेंटेंस का दोनों क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में कभी भी नहीं हो सकता है। देखिए क्लॉज क्या है, अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये क्लॉज क्या है। तो क्लॉज मैं आपको बता दूं, क्लॉज अलग से नोट कर लेंगे। क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है जो सेंटेंस का पार्ट होता है, जो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, ठीक है। और एक ही सेंटेंस में दो क्लॉजेज भी हो सकते हैं और अधिक भी क्लॉजेज हो सकते हैं। यदि क्लियर नहीं हुआ हो तो एग्जाम्पल पर मैं आपको बताता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। सेंटेंस कितना है? एक ही है। कई सारे बच्चे ऐसा समझते हैं कि इसमें दो सेंटेंसेस है, बिल्कुल भी नहीं। एक फुल स्टॉप, एक पूर्ण विराम इज इक्वल टू वन सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, इसमें दो कार्यों की चर्चा की गई है। एक कार्य है यदि तुम यहाँ आओगे और दूसरा कार्य है मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अब इसमें से फाइंड आउट करना है कि शर्त कौन सा है। तो शर्त है यदि तुम यहाँ आओगे, इसका परिणाम निकलेगा कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अब देखेंगे शर्त वाले क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में और परिणाम वाले क्लॉज को सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस करना है। तो देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस जो लिखा गया है आई शैल हेल्प यू, ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस में है। इफ़ यू विल कम हियर, ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस में ही है। जबकि किसी भी सेंटेंस का दो क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकता है, कॉमन एरर इससे भी आता है। तो इसमें से एक क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि दोनों में से किस क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो जिससे शर्त का बोध हो रहा होगा, शर्त यही है यदि तुम यहाँ आओगे, राइट, तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, इसमें शर्त यही है। तो शर्त वाला क्लॉज यहाँ है, इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इफ़ यू कम हियर। ओके, यदि आप चाहें तो इन दोनों क्लॉजेस को उलट कर भी लिख सकते हैं। ठीक से देखेंगे, इफ़ यू कम हियर, यदि तुम यहाँ आओगे, आई शैल हेल्प यू, इसमें हियर छूट गया है, आप हियर नोट डाउन कर लेंगे। इफ़ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। दो क्लॉजेज हो गए। अब बाद वाले क्लॉज को पहले और पहले वाले क्लॉज को बाद में, ऐसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, आई शैल हेल्प यू इफ़ यू कम हियर। ठीक है, तो इन दोनों क्लॉजेस को उलट कर भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन यू कम हियर, जब तुम यहाँ आओगे, यू विल गेट अ जॉब।
तो तुम्हें एक नौकरी मिल जाएगी। वेन से स्टार्ट होने वाला जो क्लॉज है यही शर्त है जब तुम यहाँ आओगे, इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा गया है। और दूसरा वाला क्लॉज है, इसे परिणाम का बोध हो रहा है, तुम्हें एक नौकरी मिल जाएगी। ये परिणाम का बोध करा रहा है, इसलिए इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में रखा गया है। फिर यदि आप चाहें तो इसे उलट कर भी लिख सकते हैं, यू विल गेट अ जॉब वेन यू कम हियर। नेक्स्ट देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं। ये अपने आप में एक निगेटिव वर्ड होता है, यदि नहीं। आप इंग्लिश में नोट करना चाहें तो इफ़ नॉट होता है, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, सक्सीड एक V1 है, इसका मीनिंग होता है सफल होना। इसका मतलब होगा यदि आप परिश्रम नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। अनलेस, ध्यान देंगे कि अनलेस से स्टार्ट होने वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा गया है क्योंकि इससे शर्त का बोध हो रहा है, और इसमें किसी दूसरे निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि अनलेस अपने आप में एक निगेटिव वर्ड होता है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन जब आप कंजंक्शन स्टडी करेंगे तो उसमें अनलेस का यूज डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, एक नोट मैं आपको बता दूं, बहुत ही शॉर्ट वे में आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा क्लॉज, सेंटेंस का कौन सा क्लॉज कंडीशन का बोध करा रहा है, जिसको कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं ग्रामेटिकली। तो कौन सा क्लॉज शर्त का बोध करा रहा है और कौन सा क्लॉज परिणाम का बोध करा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इफ़, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, उसके बाद है अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस। इन सब से स्टार्ट होने वाले क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना है क्योंकि इन्हीं से शर्त का बोध होता है। एग्जाम्पल में देखिए, इफ़ यू डू दिस वर्क, यदि आप इस कार्य को करेंगे तो यू विल गेट 5000 रुपीज़, तो आपको 5000 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट है व्हेन यू डू दिस वर्क, जब आप इस काम को करेंगे यू विल गेट 5000 रुपीज़, आपको 5000 रुपया मिलेगा। अब दोनों ही सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, यहाँ इफ़ का प्रयोग किया गया है और यहाँ व्हेन का प्रयोग किया गया है, दोनों में अंतर है। देखिए, यदि किसी सेंटेंस में इफ़ का प्रयोग होता है तो उससे शर्त का बोध होता है, और व्हेन का प्रयोग किया गया है, यदि व्हेन का यूज़ किया गया हो तो उसे समय का बोध होता है। दोनों में अंतर ये है कि यदि तुम इस काम को करोगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिए, यदि तुम इस काम को करोगे तो तुम्हें 5000 रुपया मिलेगा। काम करेगा या नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप व्हेन का प्रयोग करते हैं तो इसका मीनिंग होता है जब तुम इस काम को करोगे तब तुम्हें 5000 रुपया मिलेगा। वो जब भी करे, आज करे, कल करे, परसों करे, लेकिन इससे ये क्लियर होता है कि वो काम को कभी ना कभी करेगा और तब उसे 5000 रुपया मिलेगा। तो इफ़ और व्हेन से रिलेटेड जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें यही अंतर होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कॉमन एरर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इफ़ के जगह पे व्हेन करना होता है और व्हेन के जगह पे इफ़ करना होता है, हालांकि पढ़ने से सेंटेंस बिल्कुल एक जैसा ही लगेगा, बट आपको केयरफुल रहना है। उसके बाद देखिए, सेंटेंस है बिफोर यू कम, बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले, आई शैल गो फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आप चाहे तो उलट कर भी लिख सकते हैं, आई शैल गो फ्रॉम हियर बिफोर यू कम। ध्यान दीजिएगा, बिफोर कंजंक्शन है और कंजंक्शन का प्रयोग जो है वो क्लॉज के पहले किया जाता है, किसी क्लॉज के लास्ट में इंक्लूड, किसी क्लॉज के लास्ट में ऐड नहीं होता है वो, बल्कि क्लॉज के बिगिनिंग में ऐड होता है। उसके बाद है आफ्टर आई लिसन टू यू आई शैल टेक दिस डिसीज़न, अर्थात मैं तुम्हें सुनूंगा उसके बाद, इट मीन्स तुम्हारे बातों को सुनने के बाद, आई शैल टेक दिस डिसीज़न, मैं इस निर्णय को लूँगा। आई शैल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करूँगा, टिल यू कम, आपने यहाँ पे देखा टिल से स्टार्ट होने वाला क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अनलेस यू रन फास्ट, यदि आप तेज़ नहीं दौड़ेंगे तो यू विल मिस द ट्रेन, तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो अनलेस से स्टार्ट होने वाला क्लॉज है, ये शर्त का बोध करा रहा है, इसलिए उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा गया है। फिर आगे देखिए, शी डज़ नॉट कम टू मी, वह मेरे पास नहीं आती है, अनटिल शी नीड्स मनी, जब तक उसे पैसों की आवश्यकता नहीं होती है। अब आप ध्यान दीजिए, अनलेस और अनटिल में क्या डिफरेंस है, अनलेस और अनटिल में क्या डिफरेंस है। अनलेस शर्त का बोध कराता है और अनटिल टाइम का बोध कराता है, समय का बोध कराता है।
तभी ऊपर वाले सेंटेंस में बोला गया है यदि तुम तेज़ दौड़ोगे, यदि तुम तेज़ दौड़ोगे, सॉरी, यदि तुम तेज़ नहीं दौड़ोगे तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। ये एक शर्त है कि यदि आप तेज़ नहीं दौड़ेंगे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। और यहाँ है कि वह तब तक मेरे पास नहीं आएगी जब तक उसे पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये समय का बोध करा रहा है कि अगर उसे कल पैसों की आवश्यकता होगी तो वो मेरे पास कल आ जाएगी, या फिर 5 दिनों के बाद उसे पैसों की आवश्यकता होगी तो 5 दिनों के बाद आएगी। तो इससे समय का बोध हो रहा है। उसके बाद देखेंगे एज सुन एज आई रीच दिल्ली आई शैल कॉल यू। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, मैंने गलती से रीच्ड पढ़ दिया था, सॉरी फॉर दैट। एज सुन एज आई रीच दिल्ली, एज सुन एज का मीनिंग होता है ज्यों ही, आप नोट कर लेंगे, ज्यों ही, मैं ज्यों ही दिल्ली पहुंचूंगा मैं आपको फ़ोन करूंगा। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, हालांकि ऊपर सबका मीनिंग दे दिया गया है, आप उन्हें याद कर लेंगे। एज लॉन्ग एज ही लिव्स, जब तक वह जीवित है, ही शैल नॉट बी हैप्पी, तब तक वह हैप्पी नहीं रहेगा। कहने का मतलब है जब तक वह जीवित रहेगा तब तक वह प्रसन्न नहीं रहेगा। ही विल कॉल मी, वह मुझे फ़ोन करेगा, इन केस ही नीड्स माई हेल्प, यदि उसे मेरी सहायता की आवश्यकता होगी। तो पहला वाला क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में है, दूसरा वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब ध्यान दीजिएगा, एक और मिस्टेक नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जैसे मैंने पहला और दूसरा का वर्ड का यूज़ किया तो उसको ध्यान में रखना है। पहला दूसरा मैंने बस ऐसे ही समझाने के लिए बोल दिया, आपको शर्त और परिणाम ध्यान में रखकर और तब टेंस को डिसाइड करना है कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंटायर यूज आपने स्टडी कर लिया, इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस को डिटेल में स्टडी करेंगे।